तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ो किंग इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जानता है, मानव के इतिहास के बारे में कि पहले क्या-क्या हुआ था। ख़ास करके जो लेफ्टिनेंट का लेक्चर था, उससे बहुत सारी चीज़ें इसे पता चलती और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस दौरान, जो बहुत सारी चीज़ें सुनता है अब आके। और ज़ो के इमोशंस क्यों हिलोरे खा रहे थे? उस बंदे के नाम की वजह से। वो बंदा आपको मालूम है कौन है? वो वॉयलेट प्रिंस एनसियान जो भी था, कि उसने काफ़ी अच्छे काम किए हैं इंसानों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। ज़ो का सीधा एक ही था कि उस बंदे को ढूँढना और मारना है। चीज़ों को सीधा-सीधा गुड या एविल कहना बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। हर चीज़ के पीछे एक पहलू होता है। जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर जैसे कोई गरीब है, किसी का सामान चुरा लिया, तो उसने अपनी मजबूरी की वज़ह से चुराया। तो क्या वो सही था? क्या वो गलत था? वो बहुत सी चीज़ें और ज़ू को मालूम था कि क्या सही है, क्या गलत है। ज़ू का सीधा था, अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। अगर तुम मुझे लूटना चाहोगे तो भी मैं तुम्हें मार दूँगा और तुमने मुझे हर्ट किया तो भी मैं तुम्हें मार दूँगा। और तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है तब तो मैं तुम्हें पक्का ही मारूँगा। ज़ू इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखता है। उसी समय उनका लेक्चर भी खत्म हो जाता है इतिहास का और वो भी ज़ोकिंग की तरफ देखते हैं। दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। गवर्नर ऐसा ना हाँ मिस्र जैसा नहीं लाते हैं, वैसा ही लाते हैं। फिर वो प्लांट और वेजिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगते हैं। कुछ पुराने पौधों के बारे में कि मैं तुम्हें कुछ पैटर्न्स बताने वाला हूँ। देखो मैं कोई तरीका-वरीका नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन इससे तुम जैसे-जैसे डेवलप करोगे तो तुम 10-15 साल या जो भी तुम्हें समय लगे, तुम उसमें मास्टर बन जाओगे। और उसके बारे में क्लास के बाद सोचना। प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुण-धर्म होते हैं, उसको कैसे बदलोगे? एक नॉर्मल पौधा है, उसको दवाई वाले पौधे में कैसे बदलोगे? एक स्पिरिचुअल पौधा को तुम ज़हरीला पौधा कैसे बनाओगे? या उल्टा भी बोल सकते हो, एक ज़हरीले पौधे का तुम अच्छे काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? इसे कहते हैं असली तरीका। जो इन चीज़ों के बारे में पहले भी सोचता था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर भाई ने उसे बताया था यिन और यांग के बारे में। अलग-अलग पौधों को अलग-अलग में मिला करके तुम उसके गुण-धर्म को बदल सकते हो। और जैसे कि कोई ज़हरीला पौधा है, लेकिन उसी से अगर आप औषधि बना लो, तो किसी ज़हर को वो काट भी सकता है। अब इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पौधे को अपनी तरफ खींचते। एक पॉट था जिसके अंदर एक छोटा-सा फ्लावर था। ग्रीनिश कलर का दिख रहा था और 3 पंखुड़ियाँ थी लाल रंग की। ज़ू उस पौधे को पहचान लेता, रेड स्केल लिली। एक अद्भुत, एक बोल सकते हो काफ़ी रेयर ज़हरीला पौधा, जैसे कि आप यिन यांग पोलैरिटी टेक्निक से भी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते थे। और गवर्नर कहते हैं ध्यान से एक लिक्विड निकालते जो कि इस पौधे पे ये डाल देते और फिर कुछ और लिक्विड्स डालते और उसके बाद अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कल्टीवेशन का, ताकि एक प्रेशर दे सके, ताकि वो जो रेड स्केल लिली है उस लिक्विड्स को पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो हैरान कर देने वाली थी। पौधे की जो लाल पंखुड़ियाँ थी वो सफ़ेद होने लगती है और एक खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई अचंभित था तो वो था ज़ू किंग, क्योंकि ज़ू को मालूम था कि यिन यांग वाला जो टेक्निक है ना, वो इस वाले पौधे पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नर ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया था। फिर गवर्नर कहते हैं समझ में आया? वो बोलते देखो हर चीज़ के लिए तुम्हें यिन यांग की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम्हें उसको बदलना है तो तुम उसको धीरे-धीरे पानी में देके बदल सकते हो। तुम उसके परिप्रेक्ष्य को, तुम उसके वातावरण को बदल दोगे, उस वो जो खा रहा है वो चीज़ों को बदल दोगे, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, पौधे का गुणधर्म बदल जाएगा। तो ये है पैटर्न जो कि मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ये तुमको अपनी समझ से आएगा कि कौन से पौधे को किस मतलब की कंडीशन में रखा जाए कि वो बदल जाए, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर चले जाते हैं। ये क्लास ज़ू के लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी उसको एनलाइटनमेंट हासिल हुआ था। ज़ू और कैप्टन निकल ही रहे थे अपने सेक्ट के जाने के लिए, तभी कॉन्ग बुलाता है ज़ू के। ज़ू पलट के देखता है, कॉन्ग के चेहरे पर एक स्माइल था। साथ में माउंटेन रिवर, वांग चेन और डस्क स्पिरिट भी थे। वो बोलते हैं कि देखो हम जा रहे हैं वो कॉमरेड्स इन आर्म्स में। मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो, थोड़ा मतलब मज़े करते हैं यार, फन करते हैं। और देखो मैं सीधा बोलता हूँ, मैं ज़्यादा घुमा-फिरा के बात तो नहीं कर सकता, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ तुम्हारा। और मेरे बाकी दोस्त भी थोड़े उत्सुक हैं तुम्हें जानने के लिए। और तुम वैसे भी काउंटी कैपिटल को अच्छे से जानते नहीं हो, तो हम भी तुम्हें कुछ चीज़ें बता देंगे। ज़ू थोड़ा-सा संकोच करता है। और ज़ू को लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा था कि कैप्टन को ये लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, कॉन्ग थोड़ा बोर बंदा था, लेकिन फिर भी बंदा सही था। और कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि ज़ू क्यों संकोच कर रहा है। तो वो तुरंत बोलते हैं कि फेलो डाविस्ट अगर आप बिज़ी नहीं हो तो। कप्तान सीधा कहते हैं नहीं-नहीं मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्योंकि कप्तान को अच्छा लग रहा था कि ज़ू अभी संकोच इनके वजह से कर रहा था। ज़ू भी मान जाता है। इस दौरान जब ये लोग जा रहे थे तो डस्क स्पिरिट ना किंग क्यू को भी बोलती है चलने के लिए और उसको मानना पड़ता है। ये सातों लोग फिर स्वॉर्डसिस पैलेस से निकल जाते हैं और जैसे ये बाहर जाते हैं ना, ज़ैंग शियोन आता है स्टडी हॉल से बाहर। सभी को एक साथ जाता हुआ देखना उसको गुस्सा तो आता है। अब देखो कॉन्ग तो यहीं काउंटी कैपिटल में पैदा हुआ था बेसिकली, तो उसको यहाँ के सबसे महंगे क्या बोलूँ, अच्छे रेस्टोरेंट्स पता थे पीने पाने की जगह। और वहाँ जो भी लोग थे ना, जो खाना-वाना परोसते थे, उन्हें भी वो जानता था। वो हस्बैंड और वाइफ थे जो कि काफ़ी खुश होते हैं लिटिल कॉन्ग कह के इन्हें बुलाने। कॉन्ग भी उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देता था, अंकल, साऊ, आंटी साऊ। और कॉन्ग खुद अल्कोहल सर्व करता है क्योंकि वो जाते सीधा बॉटल-वॉटल निकाल के आता है। इस जगह को बहुत अच्छे से जानता था। क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन फिर वो कुछ बोलती नहीं है। कैप्टन को पता था क्या चल रहा है और जो चीज़ें चल रही थी फिर डस्क स्पिरिट बताती है ज़ोकिंग वगैरह के रिएक्शन को देख कर के, क्योंकि एक बंदा बिल उसको चाहिए था कि अरे बिल दो जल्दी। तो वो बताती कि बिग ब्रो कॉन्ग बहुत गरीबी में पैदा हुए थे और वो यहाँ पर स्वॉर्डसिस पैलेस में काम करते थे, जैसे झाड़ू पोछा ये वो चीज़ें। यहाँ पर उन्होंने वेटर के लिए भी काम किया 3 साल, तो वो अभी भी
यहाँ पर आते हैं। अब क्योंकि अंकल ज़ाओ, आंटी ज़ाओ ने बहुत मदद किया था बिग ब्रो का, तो वो अभी भी पुरानी चीज़ों को याद रखे। ज़ू को भी हैरानी होती है क्योंकि अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसा बंदा इसने नहीं देखा था कॉन्ग ज़ियांगलोंग जैसा। अब फिलहाल कॉन्ग अपने टेबल पे वापस आ जाते हैं और सभी इस समय पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि जवान लोग हैं तो जानते हो दारू थोड़ा जल्दी-जल्दी पीते हैं। कल्टीवेटर से तो इनको उतना वो अफेक्ट भी नहीं करता। हालाँकि ज़ू और किंग एक दूसरे को वैसे भी पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। कैप्टन तो भाई आपको मालूम है पुराने खिलाड़ी हैं। इस दौरान कॉन्ग भी बोलते हैं लिटिल रिवॉर्ड स्पिरिट वांग चेन। तुम लोगों को लगता होगा कि शायद ज़ू को इतना 30,000 मीटर का लाइट कैसे मिल गया, लेकिन वो बंदा ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा रहेगा और ग्रैंड एम्परर की इजाज़त मिली है। लेकिन मैं तो कन्विंस हूँ कि ज़ू को क्यों 30,000 मीटर का लाइट मिला। इस दौरान माउंटेन रिवर वांग चेन वगैरह पे रिलैक्स हो जाते हैं और ज़ू से बात करते हैं। हालाँकि कैप्टन से अभी भी इनकी बातचीत नहीं होती है, जो इतना आसानी से जाने वाली भी नहीं थी। कॉन्ग इस दौरान कहते हैं शायद ज़ू तुम्हें वो एम्परर स्वॉर्ड का एनलाइटनमेंट नहीं मिला होगा ना, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब देखो एनलाइटनमेंट बहुत रेयर होता है, कोई अपना अनुभव होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। कैप्टन भी सरप्राइज होते हैं, किंग क्यू भी उस दौरान देखती है। कॉन्ग हंस के कहते हैं यार इतना वियर्ड एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, एनलाइटनमेंट ही तो है एम्परर स्वॉर्ड का, और ज्यादा थोड़ी है कुछ। अब वांग चेन बोलते हैं ऐसे हमारे बड़े भाई भी ब्रो के हैं, उन्होंने तो एक लाइफ लैम्प भी मुझे दिया था। कॉन्ग हंस के बोलते हैं मैंने दिया नहीं था, हमने मिलके चुराया था। और उसके बाद जब वो ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं ना वांग चेन के, तो वांग चेन हंसते कह रहे ये मेरी ट्रू बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी तो कहीं और है, क्योंकि शायद इनकी इसकी बॉडी जो वांग चेन की थी वो ताबूत में रहती थी। फिलहाल उसके बाद कॉन्ग जो एक्सपीरियंस था, उनका अनुभव जो था उस एम्परर स्वॉर्ड के एनलाइटनमेंट का, वो बताते हैं। समय इस दौरान बीता, ये मस्त पीते पाते रहते हैं और कैप्टन उसके बाद ना कुछ अल्कोहल निकालते हैं, सब ब्लड आइस वाला। मॉर्टल्स तो उसे पी भी नहीं सकते थे, मर जाएंगे। और लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए सही था, वो नशा पीते था। तो कॉन्ग को समझ में आता कि नहीं ये बंदा भी सही है। अब देखो नशा ज्यादा हो जाता, अब बात भी ज्यादा करते। फिर इनकी बातें जैसे गवर्नर के बारे में होती हैं, बहुत सी चीजों के बारे में। कैप्टन और कॉन्ग अलग लेवल पे पी रहे थे। धीरे धीरे आधी रात का समय हो जाता है और फिर वाइन शॉप से निकल जाते हैं। कैप्टन और ज़ू साथ में जा रहे थे क्योंकि अपने सेट जा रहे थे, तो आसमान की तरफ देख रहे हैं और कैप्टन बोलते हैं देखो मेरे छोटे भाई आके, ये लोग नशे में उतने हाई लेवल पे नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई अलग लेवल पे है। कॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन मेरा लेवल पे नहीं है। ज़ू भी हाँ में सर लाता है। फिलहाल वो रात भी गुजर जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। क्लासेस इनके चलते रहते हैं, बहुत सारे सीक्रेट मैजिक और टेस्ट होते रहते थे बीच बीच में। और देखो लोगों को अलग अलग ग्रुप में भी रखा जाता था, तो एक स्वॉर्ड से दूसरे स्वॉर्ड से इसको जानने लगे थे। अलग अलग ग्रुप में तो अलग अलग लोगों से परिचय होता था। एक बार तो ज़ू किंग और किंग क्यू सेम ग्रुप में चले जाते हैं। कुछ एम्बुशेस वगैरह, मतलब ट्रेनिंग इनको मिल रही थी ना, तो छोटे छोटे मिशंस वगैरह, थोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट फील कर रही थी किंग क्यू। और एक बार तो कॉन्ग और कैप्टन साथ में काम करते हैं एक सर्च मिशन के लिए, और उस मिशन में फेल हो जाते हैं। और क्यों फेल होते हैं, क्योंकि जिस आइटम के लिए वो मतलब तलाश कर रहे थे, कैप्टन उस आइटम को ही थोड़ा सा खा लेते हैं। उसके बाद कॉन्ग सबको बताते हैं सीक्रेटली, मतलब जो उनके अपने लोग थे माउंटेन रिपर और दोस्तों को, कि भाई ये चैनर नहीं, उसे थोड़ा सावधान ही रहना। इस आदमी का जो नाक है ना वो कुत्तों के जैसा है, और चीजें ढूंढने में भाई इसकी इस जैसा मैंने बंदा नहीं देखा। और काटने की भी इसको आदत है, मतलब जो भी चीज मिलेगी उसको पहले काटता है। तो तुम लोग अगर इसके साथ किसी मिशन में गए फ्यूचर में, तो अपने सामान का ध्यान रखना। तो फिलहाल ये 7 दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और इन लोगों को बहुत फायदा भी होता है। फाइनल असेसमेंट का जो सीन था उसके लिए ज़ू किंग को एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, उसको मना कर दिया जाता है कि पैलेस लॉर्ड के साथ उसको मिल ही चुका है जो भी पोजीशन है। तो पैलेस लॉर्ड जो थे ना वो स्वॉर्ड से इस पैलेस में नहीं रहते थे, वो रहते थे करेक्शन डिवीजन में। मतलब पैलेस लॉर्ड एक, देखो हर आदमी, आप पैलेस लॉर्ड भी हो तो भी एक डिवीजन को आपको लीड करना पड़ता है, तो करेक्शन डिवीजन का रूल था। तो मतलब वैसा तो ज़ू उसके बाद असाइनमेंट्स को मिल चुका था, तो वो सी सीलिंग काउंटी का जो नंबर 1 प्रिजन था उस तरफ बढ़ जाता है। तो जो सी सीलिंग काउंटी था ना, वहाँ का नंबर 1 जेल बोल सकते हो, वो था करेक्शन डिविजन्स में, जिसको कंट्रोल करती थी स्वॉर्ड सेज पैलेस, जहाँ पर अलग अलग प्रजाति के लोग जैसे सेंट फिन्स, डेमी मॉर्टल्स ये वगैरह लॉक्ड अप थे, और कुछ होली टाइट्स भी थे। इंसान तो ऑब्वियसली होंगे, अगर आप क्राइम करोगे चाहे कोई भी हो, आप इंसान भी हो, तो भी आपको जेल में तो रखा ही जाएगा। और जो जेलर्स होते हैं उनकी ऑरा अलग होती है, जैसे कि एक इससे मिले थे ना वो घोस्ट हैंड जो कि जेलर थे, तो ज़ू ने वो पेनफुल ऑरा उनके अंदर फील भी किया था। और भाई जेल अलग लेवल पे है, टोटल बोल सकते हैं 177 लेवल्स हैं उसमें, मतलब अलग 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 प्रकार के कैदी, तो उस हिसाब से उनकी सिक्योरिटी भी होती है। उसमें अलग जेल में डायमेंशन स्पेसेस हैं, उनके अंदर उन्हें रखा गया, बहुत सारे स्पेल फॉर्मेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब इवन अगर एक वॉइड रिटर्निंग लेवल का भी एक्सपर्ट अंदर घुस जाए ना जेल में, सोचे कि मैं यहाँ से कुछ कैदियों को छुड़ा के भाग जाऊंगा, तो नहीं हो सकता ऐसा भाई, वो खुद फंस जाएगा वहां पर। और ऑब्वियसली भाई टॉप लेवल पे पैलेस लॉर्ड बैठे हैं, उनका कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर, और किसी को पता भी नहीं है पैलेस लॉर्ड के अलावा कि कितने लोग जेल में हैं। तो ज़ू इन सब चीज़ों के बारे में सोचते विचारते करेक्शन डिवीजन की तरफ पढ़ रहा था, और ज़ू फाइनली वहां पर यानी करेक्शन डिवीजन के बाहर पहुंच जाता है। एक प्रेशर फील कर रहा था जेल की गहराइयों से, और फिलहाल वो टोकन वोकन निकाल के फिर आगे बढ़ता है। और जैसे आगे बढ़ता है ना, तो डिवाइन विल मानो एक स्कैन करती है इसको। ज़ू एकदम चौंक जाता है, अलग प्रेशर था लेकिन पीछे नहीं हटता है, और बोलता है स्वॉर्ड से ज़ू किंग यहाँ पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आए हैं। तो जैसे ये बोलता है ना, वो फिल्म
टोकन को स्कैन करके फिर डिवाइन विल गायब हो जाती है। वो अंदर प्रवेश कर पाता है। मतलब जब अंदर प्रवेश करता है ना तो इसको एक अलग दुनिया दिखाई देती है। सामने में इसको एक मिडिल एज्ड स्वॉर्ड्स कल्टीवेटर दिखाई देता है जिसके चेहरे पर बहुत सारे निशान वगैरह थे और वो बोलता है वेलकम टू करेक्शन डिविजन्स और फिर वो जाने लगता है। ज़ू उसको फॉलो करता है और अभी समझ लो ज़ू बाहर ही है। मतलब जेल होता है ना उसकी एक बाउंड्री होती है तो उस एरिया में था ये एकदम बाहरी हिस्से में। और बढ़ते-बढ़ते जेल के पहले लेवल पे पहुँचता है। आस-पास देखता है बहुत सारे सेल्स बने हुए थे। सेल मतलब जिसमें कैदियों को रखा जाता है। खून वगैरह की और आराम से फ़ील कर सकता था। जेलर जो इसको लेकर आगे बढ़ रहा था ना वो जो बंदा था वो हैरान होता है क्योंकि ज़ू एकदम शांत था। जैसे लोग नहीं तो जेल-वेल जाते तो फट जाती है भाई। तो जब जेल के और अंदर नीचे जाता है ज़ू तो उसे कुछ और जेलर्स दिखाई देते हैं जो कि एज में भी काफ़ी बड़े थे और सबकी ऑरा जो होती है कोल्ड पेलफुल ऑरा। और देखो जेलर की ऑरा होती भी वैसे किसी के हाथों में ब्लड लगा हुआ है कुछ भी। और ज़ू ये फील कर सकता था हर एक जेलर का जो कल्टीवेशन है तगड़ा है। मतलब जेल के बाहर भाई फेमस तो होंगे और ज़ू के लिए मानो भेड़ियों का झुंड हो ये लोग। और फिलहाल देखो ज़ू ना तो कोई जेलर था ना तो एक इनमेट था। मतलब जैसे जेलर के पहले वाला पोजीशन होता है ऐसा कुछ। वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे लेकिन ज़ू एकदम अभी भी शांत था। बस इस वाले जेलर को फॉलो करता और लेवल 89 में जाता है। बोल सकते हो ये जो जगह है जेल का एकदम मिड पॉइंट है। इसके ऊपर भी 88 लेवल और नीचे भी 88 लेवल। मतलब 88 जेल ऊपर 88 जेल नीचे। एक जेल में कितने सेल ब्लॉक होते हैं वो सब छोड़ दो आप। मतलब एक जेल में भाई हो सकता है हज़ारों कैदी बंद हो। सब अब सोचो। और यहाँ पर ज़ू को बहुत सारे ड्रैको लिज़र्ड दिखाई देते हैं। जहाँ पर ज़ू को एक हॉल में एक बंदा क्रॉस लेग बैठे दिखाई देते हैं। और जेलर उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दिखा के कहता है कि आ चुका है ये बंदा पैलेस लॉर्ड। और फिर यहाँ से ये सीढ़ियों से उतर जाता है। सो इधर सामने वाले बंदे यानी कि पैलेस लॉर्ड को ग्रीट करता है। और ज़ू जब ये बोलता है ना तो एक बड़ी सी आँख खुलती है इस हॉल में क्योंकि हॉल पूरा अंधकार से भरा हुआ था। और इस आँख के नीचे में एक मिडिल ईस्ट मैन बैठे हुए थे ब्लैक आर्मर। और ज़ू जब देखता है ना तो उसका पूरा दिमाग चौंधिया जाता है। ऐसा लगता मानो ये किसी गॉड की तरफ देख रहा हो। सामने वाले बंदे के अंदर बिल्कुल करप्शन नहीं पावर था लेकिन ऑरा जो थी जो प्रेशर था बहुत हाई लेवल पे था। बोल सकते हो इस जेल का बादशाह। और ये कोई और नहीं इस जनरेशन के पैलेस लॉर्ड थे। और ज़ू की तरफ जब ये आंखें खोल के देखते ना ज़ू एकदम हिल जाता। उसकी आत्मा कांप सी जाती है और तुरंत वो आंख हटा लेते ताकि ज़ू की नहीं तो सोल कोलैप्स कर जाता। और उसके बाद वो बोलना शुरू करते कि हर एक स्वord से एक तीखी तलवार के समान होना चाहिए कि इंसान की रक्षा कर पाए। अब ज्ञान तो बांटने की आदत होती है तो ज्ञान बांटते हैं। और इनके शब्दों में एक धार्मिक फोर्स था एक कल्टीवेशन फोर्स था। हर एक शब्द 27 शब्द ये बोलते हैं उसके अलग अलग मायने थे। आपकी उम्र जो है आपकी समझ जितनी उस हिसाब से आप उसको समझोगे। और उनका यही था समझा रहे थे कि तुम देखो 30,000 मीटर की लाइट मिली हो कुछ भी अभी तुमने कुछ अचीव नहीं किया इंसानों के लिए तो तुमको भी उतना ही रेस्पेक्ट दिया जाएगा जितना नॉर्मल लोगों को दिया जाता है। तो अपना हाँ में सर हिलाते हैं। और जो को वैसे भी था कि उसको सेक्रेटरी जनरल बन के मजा तो नहीं आने वाला था। और ये बोलते हैं देखो यहाँ पर हम फूल नहीं पालते हैं हम बनाते हैं तलवार जो कि इंसानी ताकतों की रक्षा कर पाए। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं ना तो ज़ू बोलता है इनकी तरफ देखकर कि पैलेस लॉर्ड एक बात बताइए मुझे, क्या कोई दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम से रह सकते हो? पैलेस लॉर्ड इसकी तरफ देखते हैं। पैलेस लॉर्ड जब इसकी तरफ देखते हैं, ज़ू फिर से बोलता है कि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता है। और ज़ू थोड़ा ज्ञान बाँटता है कि भाई देखो लौंडे का अपना अनुभव था। नहीं तो ज़ू ऐसे किसी को बोलता नहीं है लेकिन ये चीज़ें आज बोल रहा था। पैलेस लॉर्ड इसकी तरफ दोबारा देखते हैं, उनकी आँखों में एक चमक था और फिर वो कहते हैं तुम्हें सेक्रेटरी जनरल का टाइटल तुम ये रख सकते हो लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं कि कोई मुझे फॉलो करे तो मैं तुम्हें जेलर का काम देता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम जो दूसरे तरह के इंसान की बात कर रहे थे तुम उसमें कितना किरदार अपना निभा पाते हो। तो इनको रेस्पेक्ट दिखाता है और चला जाता है। और इसके जाने के बाद ना पैलेस लॉर्ड है ऊपर या जहाँ भी वो एक बड़ी सी आंख खोली थी आपको याद है पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो जवाब आता है कि वो काफी सीरियस था। पैलेस लॉर्ड भी कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि पैलेस लॉर्ड के पास पूरा इन्फॉर्मेशन था भाई हर एक जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से स्वॉर्ड सेजेस आए हुए थे तो ज़ू का पूरा इन्फॉर्मेशन था। ज़ू ने कहाँ से शुरुआत किया था वो भी चीज़ें थी मतलब वो बंजारे का कैंप या जो भी ज़ू के ऊपर वो गॉड साइड 2 बार खुली थी वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड की आई है फिर भी वो सर्वाइव कर गया था। पैलेस लॉर्ड फिर आंखें बंद कर लेते कि ऐसे बंदे को मेंटर करना बड़ी बात होती है। 2 बार सर्वाइव किया मतलब भाई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। तो ज़ू फिलहाल लेवल जो 89 था ना उसके बाहर खड़ा था। उस जेलर के तरफ देखता जो उसको लेकर यहाँ पर आया था जिसके चेहरे पर तो बोल सकते हो थोड़े जख्म थे। जख्म कहना गलत होगा मतलब पुराने युद्ध के निशान थे ऐसा बोल सकते हो। वो आराम से दीवार के सामने से लटका हुआ था लटका हुआ था दीवार का टेक लेके खड़ा था। वो बोलता है कि बहुत दिखने में तुम गुड लुकिंग हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर चीजें आसान नहीं होने वाली। यहाँ पर जो कैदी बंद है भाई बहुत खतरनाक है मतलब वो तुम्हारे मजे लेंगे। जेलर ऐसा बोलता है मतलब ज़ू कुछ नहीं कहता है बस ज़ू इस आदमी की तरफ देखता है यानी जेलर की तरफ। ऐसा जो को एकदम काम देख करके ना एकदम शांत देख करके जेलर थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि अद्भुत अच्छा चलो मेरे साथ आओ।
तो फिर से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अलग-अलग वो डार्क सेल ब्लॉक्स दिखते हैं, ज कैदियों को जिनमें बंद किया जाता है और वो पहले चिल्लाते हैं लेकिन जेलर को देख कर के शांत हो जाते हैं। हर एक जो सेल ब्लॉक था ना भाई अच्छा खासा अलग डायमेंशनल स्पेस था और एक-एक सेल ब्लॉक में बहुत सारे सैकड़ों सेल्स थे। मतलब एक सेल में हो सकता है 1 कैदी होगा या 2 मुझे नहीं पता। अब 100 सेल हैं एक सेल ब्लॉक में तो आप सोच लो। जेलर कहता है उधर देखने की ज़रूरत नहीं। देखो लेवल 89 के जो भी चीज़ें नीचे हैं उसे यूनिट सी कहते हैं। वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। इवन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए। लेवल 89 के नीचे मतलब आप समझ रहे हो लेवल 90 जितना आप नीचे जाओगे उतने खूंखार लोग मिलेंगे। जो एक चीज़ पूछता है क्या ये जगह घोस्ट है गेस्ट हेलो था क्या पहले? तो ये बंदा जेलर बोलता है तुम सही बोल रहे हो। भी ये बता रहा था कि हाँ ये जब बना था ना तो एम्परर ने खुद यहाँ पर लोगों को भेजा था कंट्रोल के लिए। फिर तभी उसका एक्सप्रेशन बदलता है। एक सेल ब्लॉक ये खोलता है, के अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर में क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस बाहर में वेट कर रहा था। थोड़े समय बाद वो सेल ब्लॉक फिर से खुलता है, जेलर बाहर आता है और फिर उसके मुँह में खून लगा हुआ था। फिर ये बताता है कि वो कैसा बंदा है जिसको इसने भी बोला मैं उसको मार नहीं सकता लेकिन उसके मज़े लेने में मज़ा आता है। ज़ो फिर जेल के अंदर की तरफ झाँक के देखता है वो सेल ब्लॉक की तरफ तो चीज़ें एकदम शांत पड़ी हुई थी। वहाँ पर से खून एक था जो कि सेटल होते हुए दिखाई देता है। हालाँकि ज़ो उतना सरप्राइज़ नहीं होता है क्योंकि देखो क्राइम डिपार्टमेंट में काम किया था, चलो यहाँ अलग लेवल पे बट अपना लौंडा भी तो धीरे-धीरे बहादुर, पावरफुल होते जा रहा है। अब इसको फ़ॉलो कर रहा था, अलग-अलग जेलर्स उसको दिखाई देते रहते हैं। हर एक जेलर एक सेल ब्लॉक को समझ लो गार्ड करता था और फिर वो ग्रीट वगैरह कर रहा था। वो लोग भी इसे ग्रीट कर रहे थे तो कि हमें एक नया बंदा मिला है। सभी के और आपको ऑब्वियसली मैंने बोला तगड़े थे। उनमें से एक बंदा बोलता है ऑलरेडी हम D-170 तक पहुँच चुके हैं। तो ये मिडिल ईस्ट मैंने एक सेल ब्लॉक के पास रुक जाता है और बोलता है ये स्पॉट है। दरवाज़ा खोलता है और ज़ू को बोलता है मुझे फ़ॉलो कर। तो ज़ू अंदर चला जाता है उसके साथ और पीछे जब ज़ू ऐसा कंधे से देखता है ना अपने तो 30 जेलर बाहर खड़े थे। देख रहे थे कि देखते हैं क्या करता है लौंडा, अभी नया-नया जेलर बन रहा है ना। तो वो जेलर पूछता भी मिडिल ईस्ट में बेट करना चाहोगे किसी चीज़ पर? जो बोलता मैं खुद पे भरोसा करता हूँ बाकी किसी पे नहीं। तो एक शैक निकालता है, 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो होंगे। ओनली को देता है। जेलर कहता है इंटरेस्टिंग। बाकी जेलर्स भी ध्यान से देख रहे थे एक दूसरे की तरफ कि हाँ ये लौंडा। ज़ू अंदर चला जाता है। एक अलग डायमेंशन में प्रवेश कर चुका था। जैसे अब जेल के अंदर दरवाजा के अंदर प्रवेश करते हो आप एक अलग स्पेस में आ चुके हो। उसमें अलग-अलग प्रकार के कैदी मिलते हैं, बहुत सारे सैकड़ों सेल्स थे। और जो मिडिल ईस्ट जेलर था और जो ओनली करके वो जो दूसरा जेलर था शायद, वो बोलता है कि अब खेलने का समय है, देखते हैं लॉन्डो क्या करता है ये बंदा। क्योंकि इनके हिसाब से ज़ू क्या आता है, एक ऐसा नॉर्मल लौंडा है यार और इनके अंदर एक खूंखारपन आता है। और फिलहाल इन जो कैदी थे ना उनको आज़ाद कर दिया जाता है कि अगर ज़ू को ये मार पाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था। मार पाए इन द सेंस कि क्योंकि वो बोटी नोच-नोच के ज़ू को खा जाएँगे ऐसे होते हैं। तो इसलिए जेलर्स बाहर से एन्जॉय करने वाले थे कि क्या होता है। लेकिन इन कैदियों को भी पता था कि जो भी जेलर आता है भाई नॉर्मल तो नहीं होता, तगड़ा ही होता है। और फिलहाल ये ओली करके जो जेलर था उनको बताता है कि देखो छोटे बच्चे, ऐसे काम करते हैं हम करेक्शन डिविजन्स में। हर एक जो नया जेलर आता है, तुम्हें अंदर में जो ये बकरचोदी होने वाली है, कैदियों को आज़ाद किया जाता है तो उनके में फाइट होता है, तुम्हें इसे रोकना है। तभी तो तुम जेलर बन पाओगे ना और कुछ मारो भी तभी तो, नहीं तो मतलब नहीं है। उसके बाद ओली बाहर आ जाते हैं और दूसरे जेलर्स के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अपने हाथ को लहराते हैं ना जो बहुत सारे सेल्स थे उस सेल ब्लॉक में वो खुलने शुरू हो जाते हैं, मतलब कैदियों को आज़ाद करने लगते हैं। और जो भी कल्टिवेटर्स थे भाई गोल्ड कोर लेवल पे तो थे। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक थी क्योंकि लॉकअप थे बहुत टाइम से, बट फिर भी सैकड़ों थे भाई। कुछ-कुछ तगड़े भी थे उसमें जिनकी फ्लैशी बॉडी तगड़ी थी। अब ज़ू तो उनके लिए एक बोल सकते हो ना भेड़े का समान था जिसे वो नोच के खाने वाले थे कैदी। और जेलर्स को भी मजा आ रहा था ये चीजें देखने में। पुलिस दौरान कहता है बच्चे याद रखना अगर तुम्हें लगा कि नई चीजें तुमसे कंट्रोल नहीं हो सकती है तो तुम हमें आवाज दे सकते हो, मतलब भीख मांग सकते हो, मतलब दया याचिका लगा सकते हो। जो बोलता है ठीक है। जो आगे बढ़ता है एक पहले कैदी की तरफ जो कि नॉन ह्यूमन जो कि जू की तरफ चार्ज भी करता है, लेकिन इतना फास्ट होता है ना जू मारता उसको डैगर निकालता सबसे गला ही काट देता है। स्पीड ही नहीं समझ में आती नॉन ह्यूमन को, शॉक्ड हो जाता है वो। फिर जो दूसरे नॉन ह्यूमन पे चढ़ाई कर देता है और तलवार जो था ना, तलवार मतलब डैगर था ना, छोटी वाली जो तलवार होती है, जो एकदम गजब ही फास्ट घुमा रहा था। ऐसा कंधे नीचे घुटने पे झुका और एक का सीधा पेट फाड़ दिया। ऐसा मतलब क्या ही बताऊं मैं, बस खून चारों तरफ फैल रहा था। तो जोकिंग की स्पीड है। एक तो नॉन ह्यूमन था जिसके 4 हाथ थे, उसको भी निपटा देता है। एक का हाथ ही सीधा फाड़ देता है। ऐसा करते करते 17 को भाई निपटा ही देता है। बाकियों की भी फटनी शुरू होती जो कैदी थे, जब तक वो पीछे हट पाते। किसी की फ्लैशी बॉडी भी तगड़ी थी, फिर भी भाई जू है, गोल्डन क्रो लेवल भाई की वैसी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जू को उतना समय नहीं मिलता यार कि गोल्ड कोर ले पाए। और अभी तक तो लौंडे ने जहर वहर का इस्तेमाल ही नहीं किया था, किसी मैजिकल टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया था। बस डैगर ले रहा था और सीधा काटते पीटते जा रहा था। धीरे धीरे करके 50 को निपटा देता है। चीखें यहाँ पर सुनाई दे रही थी। अलग ही भाई एक शॉट बंदा गायब। गोल्ड कोर भी निकाल रहा था जिनका मौका मिल रहा था और ये खूनी तांडव चलते रहता है। और उनकी एनर्जी और ब्लड को तो भाई इसका गोल्डन क्रो एब्जॉर्ब कर रहा था। उनके लिए जू भेड़ा रहा होगा ऐसा कि जिसको वो निपटा सकते, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा था कि जू भेड़ा नहीं है भाई, शिकारी है खुद।
भेड़िया है। और इनको समझ में आ रहा था कि भाई ये यूनिट डी लेवल का जेलर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यूनिट डी लेवल के जेलर जब अटैक करते हैं ना भाई, तो उनके इमोशन में फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन ये बंदा तो एकदम बेरहम, बिल्कुल भी इमोशन दिख ही नहीं रहे। ये है फेंडस किलर। और वो चिल्लाने लगते हैं एक्सॉल्टेड जेलर, हम नहीं पढ़ने वाले इसमें। जो भी जोरन थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हुआ था, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद वो और खूंखार होते जा रहा था। वो भी जो थे इनमेट्स बोल सकते हो, कैदी, वो भी बहुत तगड़े थे, कोल्ड थे, लेकिन फिर भी उनकी भी फट रही थी अंदर से। जेलर्स भी हैरान थे, क्या देख रहे थे वो भाई, बस खून। ये कौन है यार ये बंदा, मतलब दिखने में एकदम हैंडसम, लेकिन अचंभित हो चुके थे, ये क्या देख रहे हैं भाई। खुद किलर्स थे, जेलर्स थे, अलग लेवल पे बेलफुल हो रहा थी, लेकिन सामने जो बंदा देख रहे थे भाई, एक शिकन नहीं कर रहा था और एक अटैक सामने वाला धराशायी स्लॉटर एनर्जी दिखा रहा था सामने वाला बंदा। और कोई हर एक जेलर का सेम हाल था, वो फेक नहीं कर रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था। क्योंकि वो जब मारने जाते हैं ना इनको, तो उनके अंदर इमोशन आता है, गुस्से का, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो एकदम न्यूट्रल होकर मार रहा था। और ऐसा तभी कोई कर पाता है जो अलग लेवल का बंदा हो यार, वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो वाला जो मीम है ना वैसा। ऐसे लोग इन्होंने भी देखे थे, लेकिन यूनिट सी में देखे थे, यानी लेवल 89 के जो नीचे वाले जेलर्स होते हैं, जिनका रैंक बहुत ऊपर चला जाता है, और इनके अंदर एक रेस्पेक्ट का भाव आता है कि यार ये बंदा तो हमसे ऊपर है, किलिंग में, इमोशन में, हर चीज में। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।